मेरी शादी के बाद आरुषि के घर में तनाव का माहौल था। आरुषि एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़की जो अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने की कोशिश कर रही थी, आज फिर से एक पुराने घाव को कुरेदने वाली थी। उसके पति विवेक एक सफल व्यवसायी जो बाहर से कठोर दिखता था लेकिन अंदर से भावनाओं का तूफान छिपाए हुए था, घर के लिविंग रूम में खड़ा था। उसके चाचा समीर और संजय जो परिवार के पुराने दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे थे, आरुषि पर आरोप लगा रहे थे। तुम इस तरह से मेरी पत्नी की बेइज्जती करके बिना माफी मांगे यहाँ से नहीं जा सकते बेटा, विवेक ने कड़क आवाज में कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन साथ ही परिवार की एकता की चिंता भी। हम तो बस परिवार होने का फर्ज निभा रहे थे। अगर यह फर्ज तुम मेरे पिता के मरने के बाद निभाते तो शायद आज पूरा खानदान एक होता। समीर और संजय ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में अपराध बोध था। हमें माफ कर दो आरुषि, समीर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में ईमानदारी कम थी। मेरा ये सीक्रेट अगर तुम लोगों की जुबान से निकलकर किसी और के कानों तक पहुंचा तो याद रखना, उसके बाद तुम लोगों की जुबान से कभी कुछ नहीं निकलेगा। आरुषि ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि विवेक का ये राज कितना महत्वपूर्ण था। तुम चिंता मत करो विवेक, उसने कहा। तुम्हारा सीक्रेट मतलब हमारा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। वी आर अ फैमिली आफ्टर ऑल। लेकिन विवेक का चेहरा सख्त हो गया। यह आखिरी बार है जब आप मेरी और मैं आपकी शक्ल देख रहा हूं। इसके बाद वी आर नॉट अ फैमिली, गुड बाय। समीर और संजय ने आंखें चुराते हुए वहां से अपने आदमियों के साथ निकल गए। उनके जाते ही आरुषि और इला, विवेक की मां, ने राहत की सांस ली। इला ने आकर प्यार से विवेक को थप्पड़ मारा और कहा, ऐसा भी क्या सीक्रेट कि तूने इतने सालों तक अपनी मां को भी अंधेरे में रखा? आई एम सॉरी मां, विवेक ने कहा। उसकी आवाज में पछतावा था। इला ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं बता सकती बेटा कि तुझे ऐसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे आरुषि, थप्पड़ तो तुम्हें भी पड़ने चाहिए, इला ने उसे छेड़ते हुए कहा। तुम दोनों के बीच इतना कुछ हो गया और तुमने भी मुझे नहीं बताया। माँ, आरुषि ने शुरू किया लेकिन इला ने उसे चुप करा दिया। तू चुप रह, तुझसे तो मैं कल निपटूंगी। एक हॉट पेशेंट के लिए एक दिन में 3 झटके काफी हैं। मैं सोने जा रही हूँ। और कहकर वह अपने बेडरूम की तरफ चली गई। चंदन, विवेक का विश्वासपात्र सहायक, इला को बेडरूम तक छोड़ने चला गया। आरुषि और विवेक अकेले रह गए। आरुषि ने विवेक की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको मुझे बचाने के लिए अपनी फैमिली से झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत थी? विवेक ने ठंडी नजर से कहा, मैं जो कुछ करता हूँ अपने लिए करता हूँ। झूठ मत बोलो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अनिका के लिए भी, आरुषि ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोने के लिए चली गई। विवेक बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन चुपचाप उसे जाते देखता रहा। इतने में चंदन वापस आ चुका था। सरकार, आप मैडम को सब सच क्यों नहीं बता देते? क्यों नहीं बता देते कि आप उनसे प्यार करते हैं? चंदन ने पूछा। क्योंकि कोई फायदा नहीं चंदन, अगर वह मुझसे प्यार नहीं करती तो उसके लिए रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, और अगर वह मुझसे प्यार करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा तो दोनों को बहुत तकलीफ होगी। बेहतर यही है कि मैं ये तकलीफ अपने तक ही रखूं। पर किसी को भी तकलीफ क्यों हो सरकार, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते? वैसे भी आप अनिका मैडम को जरा भी पसंद नहीं करते। सूरज नहीं होते तो आज हम में से कोई यहाँ नहीं होता चंदन। उनके इतने एहसान हैं इस फैमिली पर, उसके बदले उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। पर सर, गुरु दक्षिणा सैक्रिफाइस मांगती है चंदन, यह मेरी गुरु दक्षिणा है। चंदन को याद आया कि वह भी सूरज से मिला था। आरुषि को देखकर उसे कहीं न कहीं सूरज की याद आती थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आरुषि ही सूरज की बेटी हो? ये ख्याल उसके मन में आया तो वह तुरंत अपने रूम में गया और विवेक के बड़े भाई आरव को फोन लगाया। हेलो सर, एक बात पूछनी थी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सूरज के कोई बच्चे हों? चंदन, तुम तो जानते हो कि अपनी पूरी लाइफ में उन्हें सिर्फ एक ही औरत से प्यार हुआ था, पर क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो गई थी तो वह पूरी लाइफ अकेले ही रहे। पर सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी कोई औलाद ही ना हो। हम हो तो सकता है, मैं पता लगाता हूँ। अगर उनकी कोई औलाद है तो उसकी हेल्प करके हम उनके एहसान को चुका सकते हैं। जी सर, जैसे ही पता लगे मुझे भी इन्फॉर्म करिएगा। अध्याय 2, पुराने घर की यादें और नई साजिशें। अगले दिन आरुषि अपने ऑफिस में थी। वह एक साइंस टीचर थी और हाल ही में एक नेशनल साइंस ओलंपियाड में टॉप रैंक हासिल करने वाली स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही थी। उसके बॉस ने ऐलान किया, हमारे स्कूल में नई पॉलिसी लागू हो रही है। उसके मुताबिक किसी ने भी नेशनल साइंस ओलंपियाड में टॉप 25 रैंकिंग पाई हो तो उन्हें हर महीने 55,000 का बोनस मिलेगा। ये सुनकर आरुषि खुश हो गई, लेकिन उसे याद आया कि वह सर्टिफिकेट उसके पुराने घर में ऊपर वाले कमरे में था। पुराने घर जाने का ख्याल उसे गुस्सा दिला रहा था, लेकिन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था। काम खत्म होने के बाद वह अपने पुराने घर गई। बिना इधर उधर देखे सीधे अपने पुराने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी एक आवाज आई, आरुषि, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। उसने मुड़कर देखा तो वहां अनिका खड़ी थी। उसके पीछे ड्राइंग रूम में उदय, सारा, विवेक और देव बैठे हुए थे।
कभी तो शर्म कर लिया करो अनिका, आरुषि ने गुस्से से कहा। एक तो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तुम्हें याद भी है आज क्या है? आरुषि को अनिका के इस ड्रामे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी, मैं तेरा बर्थडे भूल गई। बस मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, वह करके आती हूँ। अनिका के लिए ये रात बेस्ट रात थी। उसकी सारी प्लानिंग अब तक सही बैठी थी। उसने आरुषि को पूरी तरह से गिराने के लिए ये पार्टी रखी थी। देव, जो अनिका से बात तक नहीं करता था, आरुषि का नाम सुनकर भागा भागा चला आया। स्टेज सेट था, अनिका को बस अपने आगे के पत्ते ठीक खेलने थे। आरुषि ड्राइंग रूम में देव के साथ बैठी थी। विवेक ये देखकर बेहद गुस्से में था। देव, एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम कॉलेज में आरुषि के प्यार में पागल थे, लेकिन वो तुम्हारी नहीं हो पाई, इसलिए तुम पढ़ने बाहर चले गए, और जब तुम वापस आए तो देखा कि आरुषि की शादी तुम्हारे कजिन से हो चुकी है। स्टोरी क्या है यार? स्टोरी कुछ नहीं है, जैसा तुमने कहा सब वैसा ही हुआ, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कल जब मैंने आरुषि से पूछा तो उसने हाँ कर दिया। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेचुलेशंस यू गाइस। पर एक बात बताओ, आरुषि पहली शादी का क्या? आरुषि की शादी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उसकी शादी और किसी से नहीं, मेरे भाई से ही हुई थी। कुछ दिन बाद वो और आरुषि डिवोर्स ले लेंगे, उसके बाद ही मैं और आरुषि शादी करने का सोचेंगे। विवेक के चेहरे पर साफ लिखा था कि वो इस कन्वर्सेशन से कितना अनकंफर्टेबल था। उसने अनिका की तरफ देखा तो वह बातों का रस ले रही थी। ओह, पर यार, मैंने सुना कि आरुषि प्रेग्नेंट है। सारा, तुझे भी ना गॉसिप करने की गंदी आदत है। इतने सालों बाद दो प्यार करने वाले मिले हैं, हमें इस पर चेयर्स करना चाहिए। उसने ग्लास हवा में उठाया और कहा, चेयर्स टू आरुषि एंड देव। ये सुनते ही विवेक खड़ा हो गया और बाहर की तरफ जाने लगा। मुझे थोड़ी घुटन सी फील हो रही है, मैं आता हूँ। आरुषि को विवेक की बात सुनकर लगा कि शायद उस दिन की तरह ही उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो वह भी उठकर पीछे पीछे जाने लगी। कहाँ जा रही हो आरुषि? अनिका ने पूछा। मुझे भी घुटन सी महसूस हो रही है। विवेक घर के आंगन में एक पेड़ के पास पहुंचा और उसने एक सिगरेट जला ली। आरुषि ने इससे पहले विवेक को कभी स्मोक करते नहीं देखा था। वो एक जगह खड़े होकर विवेक को दूर से देखती रही। आरुषि, तुम ठीक हो? देव ने अंदर से आते हुए पूछा और आकर आरुषि के पास खड़ा हो गया। हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर देव को अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल वह विवेक को स्मोक करते हुए देखकर शॉक हो गया। उसे भी कोई आइडिया नहीं था कि विवेक स्मोक करता है। उसने हमेशा ही विवेक को बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट इंसान के तौर पर देखा था, लेकिन इस वक्त विवेक बहुत ही अकेला और हारा हुआ लग रहा था। विवेक भाई स्मोक कब से करने लगे? ये बात आरुषि ने भी सुन ली थी, इसलिए वह चौंक गई, क्योंकि विवेक की सच्चाई देव भी जानता है, यह उसे नहीं पता था। हालांकि वह कुछ बोलती उसके पहले ही देव ने उसकी तरफ देखकर कहा, आरुषि, विल यू मैरी मी? उसने एक घुटने पर बैठकर आरुषि को एक डायमंड रिंग से प्रपोज किया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, विवेक की आवाज आई, चुपचाप रिंग वापस रखो भाई। क्या हो गया है आपको? आप हम दोनों को साथ में खुश क्यों नहीं देख सकते? कितनी बार आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप आरुषि के साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जी रहे हैं? अच्छा, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ दूं, तो तब क्या सच्चाई रहेगी इस रिश्ते में? और अनिका के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसका क्या? ये सुनकर विवेक चुप हो गया। आरुषि भी आगे सुनने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए वहां से बिना कुछ बोले चली गई। भाई, क्या हो गया है आपको? आप इतने अनरीजनेबल कभी नहीं थे। जब से मैं वापस आया हूँ, आप कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। आरुषि भी जब आपके आसपास होती है, अजीब सा बिहेव करती है। क्या हो गया है भाई? मुझे लगता है मुझे आरुषि से प्यार हो गया है। प्यार नहीं है ये, ओछापन है। प्यार होता तो आप दूसरी शादी क्यों करते? शादी और प्यार में बहुत फर्क होता है देव। शादी एक मजबूरी या एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, प्यार कोई कॉन्ट्रैक्ट या मजबूरी नहीं समझता। मैं अनिका से शादी जरूर करूंगा, पर वह मेरी मजबूरी है। पर मुझे आरुषि से प्यार हो गया है। शायद मैं उसके सामने ये कभी ना कह पाऊं, पर सच यही है। पर भाई, अनिका के साथ शादी तो सूरज जी की आखिरी ख्वाहिश है ना, उसका क्या करेंगे? शायद मैं वो दिन ही ना देख पाऊं। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत चेस्ट पेन रहता है। कल खून की उल्टियां भी हुई थीं। पूरा अच्छा खासा चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि दिक्कत क्या है। तो शायद जब तक मेरा और आरुषि का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, तब तक मैं भी खत्म हो जाऊं। देव कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसे अपने भाई की बहुत चिंता हो रही थी और साथ ही साथ यह एहसास भी था कि वह कहीं न कहीं एक बार फिर से हार गया था। इस बार जब उसे लगा था कि वह आरुषि से शादी करने ही वाला था, वह फिर से हार गया। पर यह बात उसने विवेक के सामने नहीं आने दी। आप टेंशन मत लो भाई, मैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स को जानता हूं जो हमारी मदद कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा भाई। देव, मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाई की तरह माना है। मैं आरुषि के लिए तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक ना बचूं, तो आरुषि की सहमति के साथ तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर जब तक मैं जिंदा हूं, प्लीज़ मुझे यह फैसला लेने पर मजबूर मत करो। भाई, आप किसी बात की चिंता मत करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको बुरा लगे।
बाहर से देव और विवेक चलते हुए आए। विवेक, आप यहाँ आरुषि के साथ बैठ जाए। अनिका, तुम? अनिका कहना चाहते थे, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं, मेरी अपनी जबान पर बिल्कुल ठीक का। विवेक आरुषि के पास जाकर बैठ गया। आरुषि को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो देव ने उसे प्रपोज किया था और अब वो विवेक को उसके पास बैठने को क्यों कह रहा था। देव ने तय कर लिया था कि अब वो कभी आरुषि की तरफ उन नज़रों से नहीं देखेगा जैसे उसने आज तक देखा था, पर वह मन ही मन जानता था कि उसके लिए भी यह मुश्किल होगा क्योंकि वो आरुषि से बेहद प्यार करता है। क्या देव आरुषि से दूर रह पाएगा? क्या दो भाइयों के रिश्ते में आएगी दरार? क्या आरुषि कभी यह जान पाएगी कि विवेक के मन में उसके लिए क्या है? लेकिन आरुषि के घर में सन्नाटा पसरा था। ड्राइंग रूम में कुछ देर पहले की घमाघमी अब खत्म हो चुकी थी। अनिका की बर्थडे पार्टी का माहौल अब भारी हो गया था। विवेक और देव की बातचीत ने आरुषि के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन बेचैन था। विवेक का सिगरेट पीना, देव का अचानक प्रपोजल और अनिका की साजिश भरी नजरें, सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। विवेक बाहर आंगन में अकेला खड़ा था। सिगरेट का धुआं हवा में गायब हो रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उसके मन की उलझनें गायब होने से इनकार कर रही थीं। वह जानता था कि उसका और आरुषि का रिश्ता सिर्फ एक कागजी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसका दिल इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था। सूरज की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने अनिका से शादी करने का वादा किया था, लेकिन हर बार जब वह आरुषि की आंखों में देखता, उसे लगता कि वह अपने दिल को धोखा दे रहा है। उधर देव अपने कमरे में था। उसने तय किया था कि वह अब आरुषि के लिए अपनी भावनाओं को दबा देगा, लेकिन यह आसान नहीं था। कॉलेज के दिनों से ही वह आरुषि से प्यार करता था। जब उसे पता चला था कि आरुषि की शादी विवेक से हो गई है, तो उसका दिल टूट गया था। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह लौटा, तो उसे लगा कि शायद अब मौका है, लेकिन आज की रात ने उसे फिर से हारा हुआ महसूस कराया। चंदन, जो विवेक का विश्वासपात्र और दोस्त था, रात के इस सन्नाटे में अपने कमरे में बैठा सूरज के बारे में सोच रहा था। सूरज, जिन्होंने इस परिवार को एकजुट रखा था, जिनके एहसानों का बोझ विवेक आज तक ढो रहा था। चंदन को शक था कि आरुषि सूरज की बेटी हो सकती है। उसने आरव को फोन किया था और अब वो जवाब का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह आरव ने चंदन को फोन किया। चंदन, मैंने कुछ पुराने दोस्तों से बात की। सूरज की जिंदगी में एक औरत थी, माया। वह माया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन माया की शादी किसी और से हो गई थी। सूरज ने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि माया की एक बेटी थी। यह मुमकिन है कि वह बेटी आरुषि हो। क्या? लेकिन इसका कोई सबूत है, सर? चंदन ने उत्सुकता से पूछा। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मैंने एक पुराने दोस्त को कहा है कि वह माया के परिवार से संपर्क करे। अगर कुछ पता चला तो मैं तुझे बताऊंगा। चंदन ने फोन रखा और सोच में पड़ गया। अगर आरुषि सचमुच सूरज की बेटी है, तो ये बात विवेक और अनिका के रिश्ते को और जटिल कर देगी। उसने तुरंत विवेक को यह बात बताने का फैसला किया। विवेक अपने ऑफिस में था, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। चंदन ने उसे फोन किया और सारी बात बताई। विवेक चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर यह सच है तो मुझे अनिका से शादी नहीं करनी चाहिए। सूरज की बेटी को मैं अपनी बहन की तरह मानता हूँ, लेकिन अगर यह बात बाहर आई तो अनिका और उसका परिवार इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, पहले हमें पक्का करना होगा कि यह सच है या नहीं। मैं माया के परिवार से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ, चंदन ने कहा। उधर अनिका अपने घर में सारा और उदय के साथ बैठी थी। वह जानती थी कि उसकी पार्टी ने आरुषि और विवेक के बीच तनाव बढ़ा दिया था। उसका मकसद यही था, आरुषि को नीचा दिखाना और विवेक को अपने करीब लाना। अनिका ने उदय से कहा, देखो उदय, अगर हम विवेक को ये यकीन दिला दें कि आरुषि और देव अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा और फिर मेरी शादी विवेक से हो जाएगी। लेकिन अनिका, ये गलत है। अगर विवेक को सच पता चल गया तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगा, सारा ने चिंता जताई। सारा, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मैं एक ऐसी कहानी गढ़ूंगी कि विवेक को लगे कि आरुषि उसे धोखा दे रही है, और फिर वह खुद ही आरुषि को छोड़ देगा। उदय ने अनिका की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो अनिका। अगर यह बात उल्टी पड़ गई तो तुम्हारा सब कुछ दांव पर लग जाएगा। मुझे पता है उदय, लेकिन मैं विवेक को किसी और के साथ नहीं देख सकती। वह मेरा है, अनिका ने दृढ़ता से कहा। कुछ दिन बाद आरुषि अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर से अपने पुराने घर गई। वहां उसे अनिका का एक और ड्रामा इंतजार कर रहा था। अनिका ने एक और पार्टी रखी थी और इस बार उसने सुनिश्चित किया कि देव और आरुषि को एक साथ देखकर विवेक का गुस्सा भड़के। पार्टी में अनिका ने जानबूझकर देव को आरुषि के करीब लाने की कोशिश की। देव, तुम तो कॉलेज में आरुषि के दीवाने थे, अब तो तुम्हारी पुरानी मोहब्बत फिर से जाग गई होगी, है ना? अनिका ने हंसते हुए कहा। देव असहज हो गया। वह जानता था कि अनिका क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने विवेक की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अनिका, बस करो, ये सब मजाक ठीक नहीं है, देव ने कहा। अरे, मजाक थोड़े ही है, मैं तो सच बोल रही हूँ। आरुषि,
तुम बताओ, क्या तुम्हें देव के लिए कुछ फील होता है? अनिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरुषि ने गुस्से से अनिका की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है अनिका, कि तुम इस तरह की सस्ती हरकतों से मेरे और विवेक के रिश्ते को तोड़ सकती हो? विवेक ने यह सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वह उठा और बाहर चला गया। आरुषि उसके पीछे गई। विवेक, तुम ठीक हो? आरुषि ने पूछा। विवेक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मैं ठीक हूँ आरुषि, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक मजबूरी है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक कागज पर साइन की हुई डील नहीं हो। आरुषि चौंक गई। तुम ये क्या कह रहे हो विवेक? मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है आरुषि, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर तुम देव से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। आरुषि के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद चंदन को आरव से एक और फोन आया। चंदन, मुझे माया के परिवार से बात करने का मौका मिला। माया की एक बेटी थी जिसे उन्होंने गोद दे दिया था। उसका नाम आरुषि है। चंदन ने तुरंत विवेक को यह बात बताई। विवेक स्तब्ध रह गया। तो इसका मतलब आरुषि सूरज की बेटी है? हाँ सर, और अगर यह सच है तो आपको अनिका से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की देखभाल हो। अगर आरुषि उनकी बेटी है तो आप पहले ही उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। विवेक ने गहरी सांस ली। मुझे आरुषि को यह बात बतानी होगी, लेकिन पहले मुझे अनिका से बात करनी होगी। विवेक ने अनिका को अपने ऑफिस बुलाया। अनिका, हमें बात करनी है। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ विवेक, क्या बात है? मुझे पता चला है कि आरुषि सूरज की बेटी है, और अगर यह सच है तो मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अनिका का चेहरा लाल हो गया। यह क्या बकवास है विवेक? तुम आरुषि के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो? ये बकवास नहीं है अनिका, ये सच है, और मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं आरुषि से प्यार करता हूं। अनिका गुस्से में चिल्लाई। तुम ऐसा नहीं कर सकते विवेक। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मैंने तुम्हें पाने के लिए इतनी मेहनत की। तुमने साजिशें रची अनिका, प्यार नहीं किया, और अब ये सब खत्म हो चुका है। अनिका वहां से गुस्से में चली गई। विवेक जानता था कि यह उसका आखिरी टकराव नहीं। विवेक ने आरुषि को अपने घर बुलाया। उसने उसे सारी बात बताई, सूरज के बारे में, माया के बारे में, और इस संभावना के बारे में कि वह सूरज की बेटी हो सकती है। आरुषि की आंखों में आंसू थे। तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें सूरज का वादा निभाना था? नहीं आरुषि, मैंने तुमसे शादी उस वादे की वजह से की थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा, और अब जब मुझे पता है कि तुम सूरज की बेटी हो तो मेरा फर्ज और भी बड़ा हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें मजबूरी में नहीं बांधना चाहता। अगर तुम देव से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। आरुषि ने विवेक की आंखों में देखा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विवेक, मैंने हमेशा किया, लेकिन मुझे डर था कि तुम्हारा दिल अनिका के पास है। विवेक ने आरुषि को गले लगा लिया। अब कोई डर नहीं आरुषि, अब हम साथ हैं। कुछ महीनों बाद विवेक और आरुषि ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अनिका ने अपनी हार मान ली और शहर छोड़कर चली गई। देव ने भी आरुषि की खुशी के लिए अपने प्यार को दिल में दबा लिया। वह जानता था कि आरुषि और विवेक एक दूसरे के लिए बने हैं। विवेक की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर्स ने पाया कि उसका चेस्ट पेन स्ट्रेस की वजह से था। आरुषि के साथ उसकी जिंदगी अब पहले से ज्यादा खुशहाल थी। चंदन और आरव ने सूरज की याद में एक फाउंडेशन शुरू किया जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता था। क्या विवेक और आरुषि की जिंदगी में अब कोई नया तूफान आएगा, या फिर वे अपनी मोहब्बत को पूरी तरह जी पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा।